हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। हमारा चैप्टर थर्ड जेनेटिक्स चल रहा था और जेनेटिक्स में आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपको हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद आपको यहाँ पर एक क्रॉस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, बैक क्रॉस के बारे में। व्हाट इज़ द बैक क्रॉस? व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। किसी भी पेरेंट के साथ जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हो तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और बैक क्रॉस जो होता है वो टू टाइप से होता है, जिसमें फर्स्ट आपने किया था आउट क्रॉस। फर्स्ट हमने कौन सा किया था? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या था? व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस करते हो डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो उसको आउट क्रॉस बोला था। और इस आउट क्रॉस से आपने जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन की थी, उन ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप जो रेशो था वो क्या था? 100% हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट एंड देयर जीनोटाइप रेशो इज 1:1 इन विच 50% plant obtain homozygous tall plant and 50% plant are heterozygous tall plant। आप आउट क्रॉस यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसका जो सेकंड टाइप है, बैक क्रॉस टू टाइप्स का था, आउट क्रॉस आप पढ़ चुके हो, और सेकंड जो इसका टाइप है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा सेकंड टाइप जो है वो है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज़ द टेस्ट क्रॉस? Today's we are going to study about test cross. When F1 generation crossed with recessive parent, this cross is also known as test cross. This cross is known as test cross. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। यहाँ पे आपको नोट करना है क्या होता है टेस्ट क्रॉस। डेफिनेशन नोट करेंगे। इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, अभी मैंने बोली थी इफ F1 जनरेशन के जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल T स्मॉल t। इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, और रिसेसिव पेरेंट कौन है बताओ? रिसेसिव जो पेरेंट थे उसके लिए क्या लिया था आपने एलील्स को? स्मॉल t। ठीक है ना। अगर आप F1 जनरेशन का क्रॉस करा रहे हो रिसेसिव पेरेंट के साथ तो उसको ही क्या बोलोगे? टेस्ट क्रॉस। Then it is called टेस्ट क्रॉस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जो जीनोटाइप रेशो होगा ऑफस्प्रिंग्स का वो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। phenotypic and genotypic ratio, the phenotypic and genotypic ratio of offsprings obtained from this cross is same as
1:1। देखो क्या मज़ेदार चीज़ लिखी है हमने यहाँ पर। टेस्ट क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशो सेम होते हैं। एकमात्र ये क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो सेम है, बाकी की किसी के अंदर भी सेम नहीं है। और वो क्या है? 1:1। ठीक है ना। अब इसमें जो 1:1 आपको प्राप्त हुआ है उसके अंदर चलो पहले टेस्ट कराते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि ये वन प्लांट कौन सा है और ये वन प्लांट कौन सा है। ये तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट होता है और ये होमोजाइगस टॉल प्लांट होता है। ठीक है ना। तो क्रॉस कराते हैं, आपको F1 जनरेशन लेना है और रिसेसिव पेरेंट लेना है। तो इधर सब मैं ले रहा हूँ F1 जनरेशन और यहाँ पर ले रहे हैं रिसेसिव पेरेंट। F1 जनरेशन के एलील्स, रिसेसिव पेरेंट के एलील्स, इनके गैमीट फॉर्म करो, इसके गैमीट बनाओ, इनको क्या बोलोगे आप? गैमीट। ठीक है। अब इन गैमीट्स के अंदर आपको क्या कराना है? क्रॉस कराना है। यहाँ पर मेल फीमेल का साइन बनाऊंगा मैं। ये तो आपके F1 जनरेशन के गैमीट आ गए और ये स्मॉल t रिसेसिव पेरेंट का आ गया। ठीक है ना। अब क्रॉस कराओ, इसका इसके साथ कराओ, क्या आएगा? कैपिटल T स्मॉल t, पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे बाद में स्मॉल लेटर लिखेंगे और ये क्या आ गया? स्मॉल t। अब देखो, अब इसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक सेम कैसे हुए ये ध्यान दीजिए आप। अगर इन दोनों का हम फिनोटाइपिक लिखते हैं, फिनोटाइप लिखते हैं, तो देखो ये तो इम्प्योर टॉल प्लांट है और ये प्योर टॉल प्लांट है। सही है। मतलब ये तो क्या है? लंबा है, ये तो टॉल प्लांट है। एक्सटर्नल अपीयरेंस देखना है आपको। ये तो टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो एक टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। क्लियर है। अब अगर इनका जीनोटाइप निकालें तो जीनोटाइपिक में एक ही टॉल है, चाहे प्योर है और चाहे इम्प्योर है, और एक क्या है? ड्वार्फ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1:1, यानी कि इसमें कह सकता हूँ मैं 50% हेट्रोजाइगस टॉल अनुपात रेशो लगाओ, 50% होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है। 50% तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, 50% होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो ये दोनों का जो रेशो हो गया वो सेम टू सेम आया कि नहीं आया? किस क्रॉस के अंदर? टेस्ट क्रॉस के अंदर। ठीक है ना। तो आपका जो बैक क्रॉस है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। बैक क्रॉस में आपने देखा है बैक क्रॉस दो टाइप से होता है। बैक क्रॉस में आप F1 जनरेशन का एनी वन पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, और एनी वन पेरेंट में आपने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। आउट क्रॉस में तो आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस करा रहे हो, और टेस्ट क्रॉस में आप रिसेसिव पेरेंट को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा रहे हो। ठीक है ना। आउट क्रॉस में आपको वहाँ पर जो रेशो आया था फिनोटाइपिक रेशो तो 100% था, और जीनोटाइपिक रेशो 1:1 था। और
इस टेस्ट क्रॉस में आपको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों के दोनों जो रेशो हैं वो सेम टू सेम ऑब्टेन होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं हम बेटा थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का थर्ड लॉ है इनहेरिटेंस का। ठीक है ना। मेंडल का कौन सा लॉ बेटा? ये थर्ड लॉ इनहेरिटेंस का। और ये जो लॉ है ये बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पर। तो इसमें लिखेंगे हम दिस लॉ इज बेस्ड ऑन results of dihybrid cross according to this law। इस लॉ के अनुसार if two or more than two contrasting characters, if two or more than two contrasting characters, if two or more than two contrasting characters are considered then there is not any effect, then there is not any effect, there is not any effect of inheritance one of inheritance of one character to one character on the inheritance of another character, inheritance of another character। Alleles of each character are not only separate but alleles of different characters behave independently। Alleles of each character, alleles of each character are not only separate but alleles behave independently,
but behave independently ly, therefore or they assert independently, or they assert independently. This is called law of independent assortment. देखो इस लॉ को आप पढ़िए ध्यान से। ये जो लॉ होता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उससे जो रिजल्ट मिलेंगे उस पर बेस्ड है, और अब तक के डोमिनेंस और सेग्रेशन वाला जो लॉ था वो मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के रिजल्ट्स पर डिपेंड था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इफ़ 2 और मोर देन 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, अगर 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है, देन देयर इज़ नॉट एनी इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। देखो अगर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आप निश्चित कर लें और उनके अंदर आप क्रॉस करा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है उसके इनहेरिटेंस पर, यानी कि एक कैरेक्टर की वंशागति पर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर आपने इस तरह के प्लांट्स लिए हैं और इन प्लांट्स में आपने क्रॉस कराया है, क्रॉस कराने के बाद आपने F1 जनरेशन यहाँ पर ऑब्टेन की है, तो ये जो एलील्स हैं इनमें अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास ये वाला एलील्स ऑब्टेन होता है। और इस एलील्स के अंदर जो ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये होता है टॉल का, और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है ड्वार्फ का। तो टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो इस ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा, इसकी इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये वाला कैरेक्टर इसकी इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। एलील्स ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, जैसे ही आप इनका अलग से क्रॉस कराते हो तो ये एलील्स केवल सेपरेट ही नहीं होते, सेपरेट होते हैं कि नहीं होते, बट बिहेव इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये सेपरेट ही नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, ये अलग अलग स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। ठीक है ना। और दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, और वे स्वतंत्र रूप से और इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे और अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। देखो इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद, इफ होमोजाइगस, अगर आप ले रहे हो प्लांट कौन सा, इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड, येलो राउंड सीडेड, और इसके लिए हम डिनोट करेंगे कैपिटल RR कैपिटल YY से। ठीक है ना, इससे डिनोट करेंगे। कौन है ये, होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट। तो मैंने बताया था ये कैपिटल Y तो किसको इंडिकेट करेगा, येलो को, येलो कलर को, और R किसको डिनोट करेगा, सीड की शेप को। सीड की शेप कैसी है,
राउंड, प्लांट इज क्रॉस्ड विद, प्लांट इज क्रॉस्ड विद ग्रीन रिंकल्ड, प्लांट इज क्रॉस्ड विद ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट, ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट। और ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट को आप डिनोट करोगे स्मॉल बाई स्मॉल आर से, ठीक है ना। देन इन F1 जनरेशन, दोनों के अंदर क्रॉस होगा तो कौन सी जनरेशन मिलेगी पहले आपको? F1 जनरेशन मिलेगी ना। तो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर येलो राउंड सीडेड, तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर येलो राउंड सीडेड। तो F1 जनरेशन में आपको सभी के सभी जो प्लांट होंगे उनका जो जीन स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है ना। येलो राउंड सीडेड प्लांट वर ऑब्टेन्ड। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि क्रॉस कराया है आपने किस किस के अंदर? येलो राउंड सीडेड प्लांट और ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट। यानी कि आपने दो प्लांट लिए हैं और दोनों प्लांटों को यहाँ पर क्रॉस कराया है, और क्रॉस कराने के बाद आपने यहाँ पर उनसे F1 जनरेशन ऑब्टेन करना है। अब जो F1 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे तो ये वाले जो जीनोटाइप है इनको ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि इस लॉ में इनको हम ऐड करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 और मोर देन 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आए कि नहीं आए, और दोनों के दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनमें हम आपको क्या कराना है? क्रॉस कराना है। और क्रॉस कराने के बाद आपको इनकी इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ हैं, येलो और राउंड, ग्रीन और रिंकल्ड, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेगा ना। अब इन 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आपने क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद हमको देखना है कि ये जो एक कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये हम F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के बाद F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन से हमको F2 जनरेशन ऑब्टेन करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर F1 जनरेशन के बाद आपको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इरेज कर दूँ भाई साहब इसको थोड़ा सा ऊपर से, और इरेज करके आपको जो मेन चीज़ें जो हमको याद रखनी है यहाँ पे, वो हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे देखो आपने लेना है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये वाला कैसा हो गया? येलो राउंड सीडेड प्लांट हो गया। और एक प्लांट लेना था आपको स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये कैसा हो गया? ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखोगे कि कैपिटल जो वाई है ये तो किस कैरेक्टर को लेके चल रही है? येलो कलर को लेके चल रहा है। स्मॉल वाई है, ये किस कलर को लेके चल रहा है? ग्रीन। ये हमको ध्यान रखना है। कैपिटल वाई तो येलो कलर को डिनोट करेगा, स्मॉल वाई ग्रीन कलर को डिनोट करेगा, और कैपिटल वाई सीड की शेप को डिनोट करेगा। सीड कैसा है? राउंड, गोल सीड है।
और स्मॉल आर डिनोट करेगा सीड की दूसरी शेप। दूसरी शेप कैसी है? रिंकल्ड बोलते हैं, झुर्रीदार। ठीक है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है, और हमको ये पता है कि जब भी आप इन कैरेक्टर्स को नोट करेंगे तो कैपिटल लेटर को तो पहले नोट करोगे और स्मॉल लेटर को बाद में नोट करोगे। ठीक है ना। कैपिटल लेटर तो पहले नोट करना है और स्मॉल लेटर को बाद में नोट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि वाई जो है उनको एक जगह लाना है, चाहे दोनों कैपिटल और स्मॉल कैसे भी हों। और आर है उन दोनों को एक जगह लाना है, चाहे वो कैपिटल स्मॉल किस तरह भी हों। ठीक है ना। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल वाई है तो इनको आप इस तरह से नोट करोगे। अगर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है तो उनको आप इस तरह से नोट करोगे। और अगर इन सबको एक साथ नोट करना पड़ जाए इन सबको, तो आपको नोट करने का सिस्टम क्या रहेगा? पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। ये हमारा सिस्टम रहेगा नोट करने का। अब यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जैसे कि आपको F1 जनरेशन अगर इन दोनों से ऑब्टेन होने वाली है, इन दोनों से अगर आप F1 जनरेशन निकाल लेते हो तो F1 जनरेशन में आपको ये वाले सीड वाले प्लांट आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। अब इन प्लांट्स में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कैरेक्टर तो इसका डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर इसका रिसेसिव है। अब देखो इस सीड को आप क्या बोलोगे? ये जो सीड है ये कैसा होगा? ये होगा बेटा देखो हेट्रोजाइगस येलो राउंड सीड। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई आ गई तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया? येलो। ये कैरेक्टर ग्रीन रिसेसिव रह गया। और शेप जो आपके सीड की है वो कैसी आ गई? कैपिटल आर आ गया तो कैसा होना चाहिए? राउंड। ये डोमिनेंट हो गया और ये स्मॉल आर कैसा हो गया? रिसेसिव रह गया। समझ में आ रही है ना बात? तो डोमिनेंट कैरेक्टर को हम यहाँ पर नोट करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप यहाँ पर छुप जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको सीडेड प्लांट ऑब्टेन होता है तो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजाइगस येलो राउंड सीड। ठीक है ना। तो ये F1 जनरेशन में आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। और इसके बाद F1 जनरेशन में जब पॉलिनेशन कराओगे तो आप F2 जनरेशन का एक चेकर बोर्ड यहाँ पर हम बनाएंगे, और उस चेकर बोर्ड में आपको यहाँ पर ऑब्टेन करने हैं उसके जीनोटाइपिक रेशो एंड फिनोटाइपिक रेशो। तो यहाँ पर आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो इन F2 जनरेशन फिनोटाइप रेशो किसका? F2 जनरेशन का। ये आपको ऑब्टेन करना है। और ये क्या होता है? 9331। और जीनोटाइप रेशो आपको जो यहाँ पर ऑब्टेन करना है वो क्या होता है? 1:2:4:1:2 1:1:1। इन दोनों का बेटा टोटल करके देख लो। ये इसका टोटल 16, इसका टोटल देखो 3, 6, 9, 10, 10 और 6, 16। तो ये दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको क्या बोल रहे हैं आप? डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही तो मिल रहा था। ये जो लॉ है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही तो डिपेंड है। ठीक है ना। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो क्या हो गया? 9331। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशो क्या हो गया? 1:2:4 1:1:1। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ तक आपको नोट्स में लिखना है। ये सिर्फ आपको ऊपर वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या है, तो मोनो हाइब्रिड का आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में निकाला था क्या? फिनोटाइप। क्या निकला था फिनोटाइप? बताओ वहाँ 3:1 निकला था ना। और जीनोटाइपिक रेशो क्या निकला था वहाँ पर? 1:1।
तो आपको छोटे क्वेश्चंस के लिए यह अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो क्या होते हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो क्या होते हैं। दोनों को आप अलग अलग से ध्यान में रख सकते हो। अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम इन प्लांट्स को लेकर जनरेशन ऑब्टेन करना है F1 और F2, और F1 और F2 जनरेशन में हमको ये वाला रेशो ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए हम इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके लिए चेकर बोर्ड फॉर्म करेंगे और ये चेकर बोर्ड आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है ना? टिल देन ओके।